नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मशहूर। आज हमारे सामने लखनऊ के वरिष्ठ महारथ नाटक के पुरोधा सूर्यमोहन जी। नमस्कार सूर्यमोहन जी, मैं आपसे जानना चाहता था कि आपने रंगमंच को आगे बढ़ाने में कब से योगदान दिया आपने? वैसे तो बचपन से ही आपने रंगमंच किया है, बचपन से ही। और एक तरीके से तो मुझे लगता था कि मैंने रंगमंच का आविष्कार किया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि रंगमंच होता क्या है। हमारे यहाँ जिस मोहल्ले में हम रहते थे, ये उदयगंज, हाँ, तो वहाँ ये परंपरा थी, जन्माष्टमी में झांकियाँ सजती थी, जो जिसमें बच्चे लोग जो है झांकी करते थे। वो सच के कृष्ण, राधा, द्रौपदी, दुशासन, सुदामा, रुक्मिणी, ये सब बन के खड़े हुआ करते थे। और वो खड़े होते थे अपने घर के ही कमरे में, जो गली में खुलता था दरवाजा। अच्छा, वो हाँ, उस गली में दरवाजा खुलता था, वहीं खड़े होते थे, तैयार हो जाते थे। और लोग 8-10 लोगों की जब भीड़ लग जाती थी तो बोल श्री कृष्ण भगवान की जय करके वो दरवाजा खोल दिया जाता था। वो लोग झांकी देखते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे और घरों की झांकियाँ देखने के लिए। फिर दरवाजा बंद हो जाए, फिर 8-10 लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो ये हम लोग करते थे बचपन से बिल्कुल। तो इसको करने में थोड़ा सा ये लगने लगा कि ये तो बड़ा बोरिंग काम है, सिर्फ खाली जो है स्टैचू बन के खड़े रहो। तो उसके बाद फिर ये सोचा कि अगर इसमें हम चले फिरे नहीं और कुछ बोले नहीं तो कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा, कुछ होगा। तो पहला उस वक्त शायद हम 6वीं या 7वीं क्लास में रहे होंगे, तो हमारे यहाँ एक कविता चलती थी नरोत्तम दास की, शीश पगा न जगा तन पर। हाँ। तो इस कविता को हमने कहा कि इस कविता को हम लोग बोलेंगे। और उसमें दृश्य, तो हम भाई बहन थे, तो हमारे भाई जो थे वो सुदामा बने थे, हम कृष्ण बने, हमारी बहन रुक्मिणी बनी। और हम लोग वही झांकी में, वही कमरे में, वहीं पे झांकी में, हाँ, खड़े हो गए। और जब लोग आए तो हम लोगों ने थोड़ा सा उसको, आज की तारीख में कह सकते हैं, उसको एनेक्ट किया। अच्छा, हाँ, तो वो बड़ा, मतलब अब सोचते हैं तो लगता है कि कितना बचपना था उसमें, कि हमारे जो बड़े भाई थे उनके हाथ में एक लाल रंग भर के एक शीशी लेनी थी। जैसे सुदामा आते हैं तो पैरों में कांटे चुभते हैं, इसका जिक्र है उस कविता में। तो वो अपने आप अपने पैर से ही टपका लेते थे, आ करते थे। हाँ, और उसके बाद फिर आते थे। तो इस तरह से वो पूरा सीन शायद हमारे ख्याल से 7-8 मिनट का रहा होगा वो हम लोगों ने। तो वो पहला, उस वक्त हमें पता भी नहीं था कि नाटक नाम की कोई चीज़ होती है। और ये भी पता नहीं था कि कहीं कोई ऑडिटोरियम होता है और लोग नाटक करते हैं। हमारे घर में ट्रांजिस्टर भी नहीं था उस समय की बात बता, सही नहीं था उस समय। तो उस समय ट्रांजिस्टर भी नहीं था, फिल्म देखते नहीं थे, नाटक कभी देखा नहीं था, कुछ भी नहीं देखा था। तो ये तो एक तरीके से आज की तारीख में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तो हमारा आविष्कार था। तो आप जब कर रहे थे तो आपके माता पिता ने कहा ये क्या कर रहे हो? नहीं, वो तो बच्चों का खेल समझते थे कि बच्चे खेल रहे हैं, कर रहे हैं। तो उस खेल की तरीके से वो लेते थे और हम लोग हर जन्माष्टमी पे ये करते थे। फिर उसके बाद जब हमारे घर में पहला पॉकेट ट्रांजिस्टर आया, हाँ, छोटे जापानी बहुत चले थे, तो वो जब ट्रांजिस्टर आया तो उसमें सुनते थे हवा महल। हाँ, बस 9:15 बजे आता था। हाँ, तो उस हवा महल को सुनते थे, तो उस हवा महल की कहानियां याद कर लेते थे। फिर हम भाई बहन और मोहल्ले के कुछ और लड़के उसको मेंशन कर लेते, कहानियों को वही अपने कमरे में ही या घर के बरामदे में, उसका अपने ही घर के बरामदे में और आंगन में बैठ के, जो मोहल्ले के 10-20 लोग होते थे, हमारे मकान में बहुत सारे किराएदार थे, तो बहुत सारे किराएदारों के बच्चे और सब हो जाते थे, सब देख लेते थे। सब कोई ऐसा नहीं था कि किसी को बुलाया जाता था देखने के लिए। वो हम लोगों का हवा महल का मंचन फिर इतना पॉपुलर होने लगा मोहल्ले में, तो किसी भी बच्चे का बर्थडे हो तो हम लोगों से कहा जाता था कुछ करो। तो हम लोग जाके उनके घर के बरामदे में कर देते थे, उनके घर के आंगन में कर देते थे। तो ये करते रहे। तो जब आप एजुकेशन करने के बाद फिर तब भी करते रहे कि बीच में छोड़ दिया? नहीं, उसके बाद हमको पता ही नहीं था कि लोग नाटक करते हैं। जब हम बीएससी में आए, इंटरमीडिएट तक हम ये करते रहे। और उसके बाद फिर हमने छोड़ दिया। हमको लगा कि अब तो मतलब बच्चों खत्म हो गया। और ऐसी कोई विधा होती है ऐसा कुछ पता नहीं था। जब आप ग्रेजुएशन में गए उसके बाद खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। उसके बाद बहुत दिन बाद हम LIC में जॉब भी करने लगे। उसके बाद पढ़ाई के बाद आपने तो LIC में कै साल तक आपने नौकरी की? LIC में बहुत लंबे समय तक हम रहे। LIC में हम 72 में हम आए थे LIC में। और हम जब भारतीय नाट्य अकेडमी में डायरेक्टर हुए तो 2006 में हमने रिजाइन किया था। अच्छा, आपने BNA में डायरेक्टर बने किस सन? 1906 2006 में 2006 से
2009 तक 3 साल का टर्म होता है डायरेक्टर का। उसके बाद तो फ्रीलांसिंग कर रहे फ्रीलांसिंग हैं। कर रहे हाँ, हैं। उसके बाद हमारा अपना थिएटर ग्रुप है नीपा रंग मंडली, उसके साथ काम करते हैं। फिर जो भी बुलाता है इंडिया में, बाहर विदेशों में, या जहाँ भी कोई वर्कशॉप के लिए या प्ले डायरेक्ट करने के लिए बुलाता है तो आपको वहाँ से संगीत नाटक से सम्मान भी शायद मिला कि कैसे? हाँ, ये जो सम्मान आपको अकेडमी अवार्ड जो है, हाँ। ये 2014 के लिए हमको मिला तो था। अभिनय के लिए मिला था कि डायरेक्शन निर्देशन के लिए? भारतीय नाट्य अकेडमी के बाद हमारा अभिनय बहुत कम हो गया। और मुख्य रूप से अच्छा, आपने अभिनय किसके निर्देशन में किया जब आप थे? निर्देशन तो शुरू में अभिनय, हाँ। पहला अभिनय तो हमने, जो बड़े होने के बाद की बात हाँ, है, हाँ। तो पहला अभिनय हमने किया था रंजीत कपूर के लिए। रंजीत कपूर हाँ, साहब। ये 1974 की बात है। ये लखनऊ में किया था कि उनके साथ? लखनऊ में। रंजीत कपूर लखनऊ से ही गए थे दिल्ली, तो उस वक्त फर्स्ट ईयर में वहाँ पढ़ रहे थे, छुट्टियों में यहाँ आए थे। तो यहाँ आकर उन्होंने मेघदूत संस्था, जो हमारी संस्था थी, पहले आप मेघदूत थी आप लोग? हाँ, मेघदूत संस्था थी हमारी। उसमें आप काम करते थे मेघदूत पहले? हाँ, हाँ। उसको अचानक बंद होने का कारण? उसके बंद होने का कारण क्या, अब मतलब फिर उसको संचालन करने वाला कोई नहीं रहा होगा, इसलिए आप? हाँ, कुछ लोग धीरे धीरे अपना अपना काम करके अलग होते चले गए धीरे धीरे। अच्छा। निष्क्रिय होती गई, अब बिल्कुल टोटली निष्क्रिय हो चुकी है वो संस्था। तो अब जो संस्था है आपकी किस नाम से अब है नीपा रंग मंडली। नीपा रंग मंडली। उसके डायरेक्टर भी आप हैं और संचालन ज्यादा आप? मतलब हम टीम वर्क है पूरा? हम डायरेक्टर और प्रेसिडेंट हम हैं। अच्छा अच्छा। और सेक्रेटरी उसकी मृदुला भारद्वाज है। अच्छा, मृदुला भारद्वाज। हाँ, वो ये भी तो किसी में है शायद, भारद्वाज मृदुला जी। हाँ। कहाँ पे काम करते हैं? मतलब सिर्फ थिएटर है, पूरी तरीके से सिर्फ थिएटर। हाँ, तो उनका नाम सुना है। बहुत सीनियर है वो, जब मेघदूत में थे तब से है, मेरा नाम सुना हमने। तो वो अभिनय करती है अब भी अभिनय कर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अभिनय करती। जो आप जो नया नाटक कर रहे हैं उसमें उनका भागीदारी है? अभी इस समय जो नाटक कर रहे हैं इसमें नहीं है। लेकिन अभिनय करती है। उनको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है अभिनय के लिए। अच्छा, तो उन्हीं के साथ आपने निर्देशन किया था जिनसे आपसे दोस्ती है आगे? उनके साथ नीपा रंग मंडली की सेक्रेटरी है। उसके बाद फिर हम नहीं, कपूर जी से? हाँ, रंजीत कपूर का तो 1974 में वो उन्होंने यहाँ प्ले किया था कोलाज, वो कविताओं का मंचन था, तो उसमें पहला अभिनय किया था। और उसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता थी, कुआनो नदी। हाँ, सर्वेश्वर दयाल, उनके भी नाटक बहुत अच्छे 2-3 लिखे हुए नाटक हैं। तो उस कुआनो नदी को हमने जो है, वो पूरी कविता, बड़ी लंबी कविता थी, लगभग 20 मिनट की कविता थी, तो उसको हमने किया था। तो अलग बहुत जगह वर्कशॉप भी लेते, कहाँ कहाँ आपने वर्कशॉप बच्चों की ली जा रहा था? बाहर भी गए कि लखनऊ में ज़्यादा आपने वर्कशॉप करी? नहीं, सब जगह करी है। लखनऊ में तो वो किया ही, वर्कशॉप भी की, प्ले का डायरेक्शन भी किया। रायबरेली में बहुत सारे प्ले हमने डायरेक्ट किए। और रायबरेली में प्रतिबिंब एक संस्था थी, फिर बाद में इप्टा बनी वहाँ पर, तो इप्टा के लिए प्ले डायरेक्ट किए। इसके अलावा मतलब हम अब तो बहुत सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो है वो प्रोडक्शन करने के लिए क्लासेस जाते हैं। और ये MP ड्रामा स्कूल है मध्य प्रदेश में, वहाँ भी हम 2 साल पहले वहाँ भी प्ले डायरेक्ट करने के लिए गए थे। तो इस तरीके से भारतीय नाट्य अकेडमी में तो रेगुलरली बहुत सालों से प्ले डायरेक्ट कर ही रहे हैं। और इस वक्त जो हम तब से प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं जब दिनेश खन्ना स्टूडेंट थे, सुरेश शर्मा, हाँ, ये जो बाद में एनएसटी के डायरेक्टर बने, तो इन लोगों ने हमारे प्लेज में काम किया हुआ है। उस समय हम तो तब से भारतीय नाट्य अकेडमी के लिए नाटक डायरेक्ट करते रहे। और विदेशों में भी, बहुत सारे देशों में। अच्छा, विदेश भी गए शायद, मेरे ख्याल से? हाँ, बता रहे थे बाहर भी बहुत सारे देशों में हम गए हैं। जैसे कहाँ का गए? सबसे पहली बार तो 1991 में हम अपना नाटक जो भगवत द्वितीयम है, हाँ, ये तो संस्कृत नाटक है। संस्कृत नाटक था, इसको हमने हिंदी में किया। हाँ, इसको लेके हम नॉर्वे गए थे पहली बार। अच्छा। टीम के साथ। और विदेश जाना, नाटक लेके टीम लेके जाना बहुत बड़ी बात है। उस वक्त भी बहुत मुश्किल था। और अभी तक भी यूपी से कोई टीम नहीं है। और हम लोग तो लगातार जाते रहे। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ वर्कशॉप्स करने के लिए जाते रहे विदेशों में। अभी 2019 अगस्त में वहाँ फिनलैंड में फिर वर्कशॉप करने के लिए गए थे। वो कितने दिन की वर्कशॉप थी वहाँ पे? वो 1 महीने। 1 महीने। हाँ। तो आप गए थे कि और भी आपके साथ कोई टीम? अच्छा, मृदुला भारद्वाज जी गए? हम 2 लोग गए थे, अभी इस बार गए थे। और उससे पहले तो पूरी टीम लेके भी जाते रहे। तो हम पाकिस्तान में हमने किया। पाकिस्तान 2 बार गए हम पाकिस्तान। लाहौर में? कहाँ गए? हाँ, लाहौर में। तो वहाँ भी सिखाने गए थे?
वर्कशॉप थी? वहाँ पे एक फेस्टिवल था, अच्छा। इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल था, उसमें हम लोगों का हमारे तो डिबेट था कि आपका नाटक टीम लेके गए थे। वहाँ कितने दिन रहे पाकिस्तान आप? पाकिस्तान में दोनों बार करीब 10-10 दिन रहे, 2 बार गए तो दोनों बार 10-10 दिन रहे, और वो इंटरनेशनल इंडिया के प्रोडक्शंस वहाँ देखने को मिले। मतलब एक बहुत अच्छा जो इस तरह के फेस्टिवल्स होते तो हैं, वहाँ से बाहर से भी आते थे क्या? हाँ, मतलब यूरोप से, अमेरिका से, इन जगहों तो से। हिंदी में? नहीं, वो सब अपनी अपनी भाषाओं में करते हैं। अच्छा। इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में तो जब भी हम जाते हैं, जैसे नॉर्वे गए थे, वहाँ इंटरनेशनल फेस्टिवल था, 25 देशों के लोग आए थे। तो एशिया से तो सिर्फ खाली इंडिया से। हर भाषा में नाटक आप होते हैं? हाँ, हर भाषा के नाटक वहाँ जो है देखते हैं, लेकिन वो मतलब इतने सशक्त नाटक होते हैं। जैसे हमारा ही भगवत जोखिम था जब हमने किया वहाँ पर, हाँ, तो हमने हिंदी में किया, और हमारे दर्शकों में एक भी आदमी हिंदी समझने वाला नहीं था, लेकिन उनको पूरा का पूरा नाटक ऐसा कम्युनिकेट हुआ। हम उनको तो जहाँ जहाँ लाफ्टर आते थे, जहाँ ताली बजती थी, तो ऐसा लगता था जैसे हिंदुस्तान के दर्शक भी एग्जैक्टली वैसे दिखे। हाँ, लगता था हम अपने लोगों के बीच में कर रहे हैं, उनको पूरा नाटक। तो वो एक्चुअली जब आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं तो आपको नाटक के साउंड पैटर्न्स, और हम जिस तरह का हमारे यहाँ आगे का अभिनय है और जिस तरह के मूवमेंट हैं, उस सब को मिला के वो कम्युनिकेबल हो जाता है, और नहीं होता तो फेल कर जाता है। हाँ, और हमारे जब हमने नॉर्वे में इसको किया था, तो नॉर्वे में 25 देशों का ये फेस्टिवल था, और उसमें एक ज्यूरी थी। उस ज्यूरी के साथ जिस दिन नाटक होते थे, उन नाटकों के ऊपर अगले दिन डिस्कशन होता था कि किसने क्या किया। तो आखिरी दिन ज्यूरी ने ये डिक्लेयर किया, इंडियाज प्ले वाज एट द टॉप ऑफ दिस फेस्टिवल, और उसके बाद फिर पूरा 25 देशों के कलाकारों का अपने अपने देश की पोशाकों के साथ पूरा एक मार्च प्रोसेशन पूरा शहर में पूरा मार्च हुआ। तो उस मार्च को हम लोगों ने भारत का झंडा लेके लीड किया था, हमारे हाथ में झंडा था, तो आप सबसे आगे रहे आप लोग। हाँ, तो उसको इसलिए क्योंकि वो जो ज्यूरी ने डिक्लेयर किया था इंडियाज प्ले वाज एट द टॉप ऑफ द फेस्टिवल, तो ये हमको मौका दिया कि सबसे आगे हम रहेंगे। तो बहुत गर्व का अनुभव होता था कि अपने देश का झंडा लेके हम आगे देशों को लीड कर रहे हैं। तो स्पेशल का अब नहीं होते हैं उस तरह के? होते हैं, हम जाते रहे। उसके बाद हम जर्मनी में एक इंटरनेशनल थिएटर प्रोजेक्ट था, वहाँ गए, वहाँ पर 1 महीना रह के 25 देशों को मिल के वहाँ पर ही नाटक तैयार किया। फिनलैंड तो हम करीब 5 बार जा चुके हैं फिनलैंड। अच्छा, वहाँ भी हिंदी नाटक समझने वाले हैं? अगर आप नहीं, हम तो फिनलैंड तो अलग अलग अपना नाटक लेके गए, फिर हमने वहाँ जाकर उनके लोगों के, उनके एक्टर्स के साथ फिनिश भाषा में नाटक डायरेक्ट किया। अच्छा। हाँ, फिर उनके बाद एक प्रोजेक्ट था जिसमें कि हमने मतलब इंडियन एक्सपर्ट के तौर पे गए थे, मतलब वो उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो महाभारत की कहानी पे बेस्ड थी। अच्छा। तो थी फिनिश भाषा में, तो लेकिन बेस्ड थी अम्बा अम्बालिका की कहानी पे। तो इंडियन एक्सपर्ट के तौर पे गए, उसमें हमने रोल भी किया भीष्म का। अच्छा, हाँ, कैरेक्टर आप लगते भी तो। हाँ, तो अभिनय भी किया। तो इस तरह से अलग अलग समय पे अलग अलग कामों के लिए फिनलैंड। तो अब भी अगर मौका मिले तो जाएंगे? जाते ही, अभी तो कोरोना पीरियड में बस बंद हो गया है, इस कोविड पीरियड में बंद हो गया, वरना वो तो हमारा 2019 में हम गए थे, 20 से जब से ये कोविड हुआ, अगस्त 2000 अगस्त में हम गए थे। फिर इस बार जाते तो लगभग 2-3 साल में एक बार बाहर का होना, कुछ ना कुछ काम होता है तो बुलाते हैं लोग, जाते हैं। तो वहाँ पे भाषा का कोई वो नहीं लगता कि हमको भाषा से थिएटर करने में भाषा का कोई नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि जिसको जैसे हमारा भी नाटक हुआ था, उसके बाद वहाँ के अखबारों ने भी, और जब हमने उसका शो हिंदुस्तान में किया तो वहाँ के अखबारों ने भी ये छापा था कि थिएटर हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, रंगमंच की अपनी ही भाषा होती है। तो वो भाषा जो शब्दों की भाषा से अलग एक रंगमंच की जो अपनी भाषा होती है, उसमें कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल होता है। तो वो यही छापा था, थिएटर हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, द प्ले प्रूव्स दैट थिएटर हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। ये इस तरह के रिव्यूज उसमें छापे थे। अच्छा, तो जैसे कि अब आप कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो पहले के तो पहले के कलाकार जो आपके साथ करते थे, अब जो कलाकार साथ करते हैं, तो पहले के कलाकारों से ये कलाकार कैसे हैं आजकल के? थोड़ा सा पहले जो कलाकार थे, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। जब हमने रंगमंच शुरू किया था उस वक्त अधिकांश क्या लगभग करीब सभी लोग, ये उनका ये प्रोफेशन नहीं था, वो कहीं ना कहीं नौकरियां करते थे, रोजी रोटी के लिए कहीं और से चलता था, और थिएटर उनका जुनून था। तो वो जो जुनून वाला जो रंगमंच था, वो धीरे-धीरे जब ये मेरा ही मानना है कि भारतीय नाट्य अकेडमी, NSD जैसे इंस्टीट्यूशंस ने एक तरफ जो बहुत सारे उसके लाभ हुए, लेकिन बहुत कुछ नुकसान भी पहुंचा। नुकसान इस तरह से पहुंचा कि थिएटर जो उस वक्त ज़्यादा
ये चाहे रंजीत कपूर हो, एन के रैना हो, बंसी कौल हो, आप तो कानपुर के हैं कि आपको मालूम है कि ये सब कानपुर में दर्पण की संस्था में भी जो लोग काम करते थे, सब कहीं ना कहीं नौकरी करते थे। सिर्फ डायरेक्टर जो आता था बाहर से आता था उसको पे करना होता था, उसको करना होता था। तो इन सब लोगों का, ये जो जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हैं, ये सब एस्टेब्लिश ही उस थिएटर से हुए हैं। बंसी कौल का जैसे नाम आता है, आला अफसर का जो उनका सबसे तो अब वो नाटक में काम करने वाले सब जो थे वो नौकरी पेशा लोग थे। तो इस तरीके से उस वक्त थे। लेकिन अब जो है वो लोग ज़्यादातर इसको प्रोफेशन बनाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए इसमें आ रहे हैं। और थिएटर में प्रोफेशन और कैरियर, ये एनएसडी और जो हम जो नुकसान की बात कर रहे हैं कि मतलब इनकी नज़र में धीरे धीरे एमेटर थिएटर का जो एक तरीके से स्थान था, वो उसको माना गया अरे ये तो कुछ नहीं है और प्रोफेशनल ही असली चीज़ है। तो वो प्रोफेशनल थिएटर बन नहीं पाया हमारे यहाँ। हिंदी बेल्ट में तो प्रोफेशनल नहीं बन पाया। दिल्ली और बॉम्बे में बना है, जैसे कि मराठी थिएटर तो प्रोफेशनल बना है, वो तो वो पहले से था। लेकिन मराठी थिएटर है, बांग्ला थिएटर कलकत्ते में भी, या दक्षिण भारत में है, वहाँ पर तो थोड़ा बहुत प्रोफेशनल थिएटर है। लेकिन हिंदी बेल्ट में तो अब यह क्या हुआ कि ये जो एमेटर थिएटर था, जो नौकरी पेशा लोग कर रहे थे, जुनून वाला थिएटर कहते हैं, वो थिएटर धीरे धीरे कम होता चला गया और प्रोफेशनल थिएटर को बढ़ाने की कोशिश की, प्रोफेशनल थिएटर बन नहीं पाया। तो वो जो बीच की जो स्थिति बनी, अच्छा उसमें प्रोफेशनल थिएटर जब नहीं बन पाता तो अब एनएसडी से, बीएनए से, यहाँ से जो पास आउट जो लोग निकलते हैं उनकी रोजी रोटी कैसे चले, ये समस्या पैदा हो जाती है। तब उनके पास एक ही रास्ता रह जाता है कि वो बम्बई चले जाएं, फिल्म में चले जाएं, टेलीविजन, क्योंकि अब उन्होंने तो कैरियर के तौर पर शुरू किया। तो अब उनको कैरियर यहाँ जब नहीं मिलेगा तो वो वहाँ जाएंगे। हम लोगों के टाइम में कैरियर की कोई चिंता नहीं थी। हाँ, वो सिर्फ एक जुनून था करते थे हम लोग। तो इसलिए जो है उस वक्त जो है लोग 10-10 साल, 20-20 साल, जैसे अगर हमको देखें तो 45 साल हो रहे हैं थिएटर करते हुए। तो इतने लंबे लंबे थिएटर करने वाले मिलेंगे। आज का जो युवा आता है वो थिएटर में 2 साल टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। 2 साल 3 साल ज़्यादातर लोग रोजी रोटी की तलाश, रोजी रोटी के चक्कर में उसको निकलना पड़ता है। थिएटर में रोजी रोटी है नहीं तो वो बम्बई चला जाता है, वो करता है। तो इस वजह से जो लंबे समय तक, जब आप कोई भी आदमी लंबे समय तक थिएटर करता है तो उसकी एक ग्रोथ होती है, लगातार ग्रोथ होती है। और थोड़ा सा थिएटर करने के बाद चला गया तो वो उसकी ग्रोथ नहीं होती। इसीलिए जो पूरा जो अब उसका जो जिस ऐसे कलाकार जो पहले होते थे, जो कई साल के अनुभव होता था, वो जब रंगमंच करते थे और आप 1-2 साल के करते हैं तो पूरा थिएटर की क्वालिटी में भी थोड़ा गिरावट है। अब देखिए, दर्शक पहले से ज़्यादा बढ़े हैं थिएटर में, संस्थाएं, नाट्य संस्थाएं पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हर शहर में अब नाट्य संस्थाएं हुई हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि पूरे साल भर में हम लखनऊ में भी सोचते हैं कि अगर एक नाटक भी ऐसा देखने को मिल जाए कि जिसको लगे कि आनंद आ गया, नहीं मिलता। बहुत रेयरली कभी कोई एक नाटक हो जाता है जो लगता है कि नहीं ये अच्छा था, बहुत कम। तो और उस वक्त नाटक होते थे, एक से एक लोग नए प्रयोग करते थे। लखनऊ शहर में ही एक शशांक बहुगुणा थे, वो मनोशारीरिक रंगमंच कर रहे थे, बिल्कुल नया। कविताओं का मंचन हो रहा था, कहानियों का। देवेंद्र राजनपुर ने कहानियों का मंचन शुरू किया, कहानियों का रंगमंच विधा ही उन्होंने शुरू करी। तो और उन्होंने हम लोगों के साथ इसमें हमने एक्ट भी किया था। उन्होंने जो है सन 75 में महानगर 3 संवाद के नाम से, जो बिल्कुल उनका भी शुरुआती दौर था कहानी के रंगमंच का, बिल्कुल शुरुआत थी उनकी, तब उन्होंने हम लोगों के साथ किया। तो अलग अलग तरह के प्रयोग होते थे। कोई बर्टोल्ट ब्रेख्त को कर रहा है, ग्लुटोव्स्की के ऊपर काम हो रहा है, तो इस तरह से एब्सर्ड थिएटर के ऊपर काम हो रहा है, शास्त्रीय रंगमंच के ऊपर काम हो रहा है। तो बहुत तरह के प्रयोग होते थे। अब तो जो है वो थोड़ा थिएटर को थोड़ा शॉर्टकट ही शॉर्ट कर दिया और ज़्यादा टिपिकल नाटक भी नहीं उठाते क्योंकि दर्शक उस तरह का मिलता नहीं। जैसे कि आप देखिए, ये हमारा मानना नहीं है। हमको मानना है कि अगर आपके अंदर ताकत है तो दर्शक उस ठहरेगा। मतलब ये दर्शक पे दोष नहीं दे सकते, एक दोष करने वाला। राकेश के नाटक को, जैसे आषाढ़ का एक दिन है, वो तो हर आदमी समझ में भी नहीं आता लोगों को। बिल्कुल गलत बात है। हमको मतलब हमने जब मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन किया था, पैक्ड हाउस था और लोगों ने मतलब उसको इतना ज्यादा, तो आप उसको इस लायक बना भी तो पाए कि दर्शक ग्रहण कर सके। आप सिर्फ खाली डायलॉग बोल रहे हैं, बस तो संवाद बोलना तो थिएटर नहीं है। तो सिर्फ आपने जो बात कही, जब संवाद को सही ढंग से ना बोला जाए तो फिर नहीं। और सिर्फ संवाद बोलना नहीं, पूरी बॉडी लैंग्वेज होती है, पूरा स्पेस होता है, उस पूरे स्पेस को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं,
फिर और जो टेक्निकल पक्ष होते हैं उनका आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्रिप्ट का इंटरप्रिटेशन आप कैसा कर रहे हैं, उन सब से मिलके तो बनेगा ना थिएटर। तो वो अगर आपके अंदर क्षमता है तो हमने जो तो अभी तक जितने भी नाटक किए हैं, आज तक कोई भी ऐसा नाटक नहीं किया जिसको ये कहा जा सके कि ये सरल स्क्रिप्ट है। हाँ, सरल स्क्रिप्ट, बहुत मुश्किल स्क्रिप्ट जो पढ़ने में मुश्किल लगती है। हाँ। अब निर्देशक और लेखक का यही तो चैलेंज है कि जो पढ़ने में मुश्किल लग रही है उसको दर्शकों के लिए कैसे आसान बना दे, दर्शकों के लिए ग्राह्य कैसे बना दे, यही तो काम है हमारा। और मेरा तो हमेशा ये मानना है कि अगर कोई स्क्रिप्ट पढ़ने में बहुत अच्छी लग रही है तो इसका मतलब वो खराब स्क्रिप्ट है। इसलिए क्योंकि अगर पढ़ने में वो बहुत अच्छी लग रही है तो इसका मतलब सब कुछ शब्दों में कह दिया गया है, फिर निर्देशक और अभिनेता के करने के लिए कुछ बचा नहीं कि घर पे जाके नाटक पढ़ लें। जिन नाटक में गैप्स होते हैं कि इसने कहा कि नहीं, अब नहीं के पीछे उसकी मानसिकता क्या थी, उसका पूरा सोच क्या था और पूरा नाटक क्या कहता है, इस तरह के जब इंटरप्रिटेशंस करने की निर्देशक और लेखक के पास चुनौती होती है कि नहीं शब्द तो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं पे अभिनय कैसे किया जाएगा, इस नहीं को के पीछे छिपे हुए बहुत सारे अर्थों को कैसे हमने नहीं को नहीं बोल दिया, बेकार है। लेकिन उस नहीं के पीछे बहुत बड़े बड़े बहुत सारे अर्थ हैं, वो हमारे अभिनय से अगर दर्शकों निकले और दर्शकों तक पहुंचे तो तब वो अभिनय, हाँ, तो तब वो नाटक जो है वो इस लायक हो जाता है कि दर्शक। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि जो है दर्शकों की रुचि खराब हो गई है, दर्शक हल्के फुल्के नाटक देखना चाहते हैं। हमारी जो ज़्यादातर रंग करने की क्षमता नहीं रही कि वो गहरे नाटकों को अच्छे ढंग से कर सकें, तो वो अपना दोष दर्शक के मत्थे मर देते हैं कि नहीं, दर्शक जो चाहता है वो हम करते हैं। हाँ, ये वो दर्शक पसंद नहीं करते, कॉमेडी है थोड़ा सा ये सटायर। बिल्कुल नहीं, हमने जितने भी नाटक किए, हमारे नाटक में कोई भी, जब हम आपको बताना कि विदेशों तक जहाँ भाषा की समस्या थी वहाँ भी पसंद किया गया, और यहाँ लखनऊ में भी या NST में भी जब हम शो करते हैं या हमने और जितनी जगह वर्कशॉप्स करी हैं, इंस्टीट्यूट्स में अपने प्ले डायरेक्ट किए, हमने हमेशा कठिन स्क्रिप्ट्स ली जो पढ़ने में लगे कि ये तो बहुत दर्शकों को पल्ले नहीं पड़े, उसको आपने उसको हमने किया और वो हमारा कामयाब हुआ। वो चुनौती यही थी कि दर्शकों के पल्ले नहीं पड़े बल्कि दर्शकों को बहुत गहरे में प्रभावित करें, तो वो उसमें हम कामयाब रहे हैं। ऐसा हो जाता है। अभी भी इस समय भी जो हम नाटक कर रहे हैं, ये एक डारियो फो का एक नाटक है, टेल ऑफ ए टाइगर। पढ़ने में लगेगा कि तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यही हमारी चुनौती है। अब अभी उस प्ले को एक एक शब्द को हम डिस्कस, 1 महीना हो गया, हाँ, हम अभी डिस्कस पे चल रहा है, अभी डिस्कशन पे चल रहा है कि इसके पीछे क्या अर्थ है जो हमें एक्टर को निकालना है। तो एक्टर जब उसके पूरे अर्थ को, एक एक शब्द के पीछे छिपे अर्थों को, उस वाक्य के पीछे उसकी साइकोलॉजी को, उस पूरी सिचुएशन को समझेगा, तो वो समझाना हमारा काम है। सिर्फ खाली जो लिखा हुआ है उससे कोई मतलब, लिखी हुई स्क्रिप्ट को मैं तो 1/4 नाटक मानता हूँ। 3/4 नाटक जो है वो निर्देशक मिलकर तैयार करते हैं, अभिनेता और निर्देशक मिलकर जो है 3/4 तैयार करते हैं। तो वो इसका मतलब जो पढ़ी हुई लिखी हुई स्क्रिप्ट है उसमें अभी वो 3/4 नाटक कम है, और उसको आपने सिर्फ खाली उन संवाद को बोल दिया तो आपने 1/4 बोल दिया, काम कर दिया। लेकिन वो जो 3/4 काम है हमारा, तो वही काम है ना, 3/4 जो काम बचा वही तो हमारा काम है। वो काम जब हम 3/4 कर ले जाएंगे, हम 1/4 से ही काम चलाने की कोशिश करेंगे, हाँ, तो तभी हमारे पास ये आ जाता है दर्शक समझता नहीं है, दर्शक को गहरी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती। ये दर्शक क्योंकि 3/4 काम करने की क्षमता हमारे अंदर अगर नहीं है तभी हम दर्शक को नहीं दिशा सकते हैं। अगर हमारे अंदर क्षमता है, चाहे आप शख्सियत होंगे, क्या बड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। हमने संस्कृत नाटक किए, हाँ लगभग है, जो करते तो दर्शक एकदम होता। हमने जो ग्रीक नाटक यूडिपस है जो 1977 में कर दिया, पूरा खचाखच बड़ा हॉल जोड़ रहा था। तो अब वो नाटक तो विदेशी नाटक है, समझ में नहीं आएगा कैसे है, मतलब हमें तो लगता है कि हमारे यहाँ जो हमारे नाट्यशास्त्र रस का सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम दर्शक में रस पैदा करने में सक्षम होंगे तो नाटक दर्शक तक पहुंचेगा। हम रस ही नहीं पैदा कर पा रहे दर्शक में, हम बस विद्वतापूर्ण बातें या बड़े बड़े शब्द फेंके जा रहे हैं, तो नहीं नाटक हो पाएगा। तो ये जो आप कर रहे हैं इसका मंचन कब तक करेंगे? अब नॉर्मली हमारे नाटकों को रिहर्सल में 3 महीने लगते हैं। हाँ, 3 महीने लगते हैं।
और इसीलिए कम एक्टर हमारे पास टिक पाते हैं जिनके अंदर इतना धैर्य हो कि 3 महीने तक, मतलब प्रेशर हो हाँ, कि कि और उनके अंदर इतनी रुचि हो कि जैसे जैसे मतलब एक जिसको नाटक में छिपे अर्थों को, नाटक में छिपी चीज़ों को जब आप उनकी खोज करते हैं तो बहुत आनंद आता है। और जो एक्टर्स उस आनंद को लेना सीख जाता है, या जो डायरेक्टर उस आनंद को लेना सीख जाता है, उसको फिर इसकी जल्दी नहीं रहती कि इसका शो कब होगा, क्योंकि फिर तब जो नाटक रचने की प्रक्रिया है वो इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि आप पूरा आनंद, जहाँ नाटक रचा जा रहा है उस रचने में आप इतना आनंद ले रहे होते हैं कि शो होगा क्या नहीं होगा, कब होगा, इसकी चिंता रोज नया आनंद, रोज नया आनंद। तो हमारा तो काम करने का यही तरीका है कि हम काम करने में रोज हमको वो क्रिएटिविटी का आनंद हमको रोज मिले। शो तो आखिर में जाके 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 4 दिन होगा, लेकिन 3 महीने अगर काम कर रहे हैं, 3 महीने तो हमने अगर ऐसे बिता दिए कि जैसे सजा हो, इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे करना है, इतने बजे करना है, ऐसे करो वैसे करो, तो वो मतलब वो उस तरह की नॉर्मल क्लासरूम जैसी नहीं है, लेक्चर नहीं है। वो पूरी प्रक्रिया बहुत आनंददायक होनी चाहिए सबके लिए। जब वो प्रक्रिया आनंददायक हो जाती है, शो अपने आप निकल आता है। सही, बहुत अच्छी बात आपके साथ हो जाए। ये हर कोई करता है, सिर्फ कब करना है, अब 1 महीने में शो हो जाएगा। 1 महीना करें, अब तो लोग जो है 10-10 दिन में, 1 हफ्ते में नाटक तैयार कर रहे हैं। तुम रट के आ जाना, डायलॉग रट के आ जाओ, और फिर हम ब्लॉकिंग बता देंगे कि यहाँ खड़े जाओ, यहाँ खड़े जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाना, हो गया नाटक। लेकिन ब्लॉकिंग और डायलॉग याद करने, तो ये तो एक नाटक की मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मिनिमम, इतना भी नहीं करोगे तो क्या करोगे। असली काम तो इसके बाद शुरू होता है, वो असली काम जो है। तो यार हमने देखा, बहुत लोग, हमने भी सबके साथ किया, मगर जितनी बात आपने बताई, जिस तरह काम, इस तरह काम तो बहुत कम ही लोग कर पाते। हाँ, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। उन्होंने 1 महीने लिया, वो हाँ यार हॉल बुक कर लो, मैं हो जाएगा। तो सीखने का मुद्दा जो है, आप जो इस तरह से करते हैं, इससे बच्चा सीख भी जाता है, तो उसको कहीं ठोकर नहीं लगती। अगर वो काम करेगा तो सही ढंग से करेगा और कामयाब होगा। ये आपकी हमने देखा, क्योंकि हमने इतने लोग इंटरव्यू करा, ऐसी बात नहीं। जो बात आपने बताई इस तरह की थिएटर की, मगर ऐसे तो लोग तो 1 महीने में, 20 दिन में करके शोर कर। आजकल तो ऑर्डर पे नाटक होने लगे हैं ना। हाँ, कि ये नाटक इतनी तारीख को शो होना है। हाँ, स्क्रिप्ट भी आपको दे दी जाएगी। कि और आजकल ये तो मुझे बहुत खराब लगता है कि भारतीय नाट्य अकेडमी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे संस्थानों में भी ये शुरू हो गया है कि जैसे पहले देखिए, सरकारी नीतियों का, सरकारी सोच का, सरकारी प्रोग्राम्स का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी के लिए एक अलग सूचना विभाग बना हुआ है, और उसमें एक सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन है। हाँ है, उनका काम होता था कि ये सब के सरकारी नीतियों। अब तो आदेश आ जाता है, भारतीय नाट्य अकेडमी का आदेश आ गया कि अब अगला नाटक आपको दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर करना है। अरे भाई, स्टूडेंट के कोर्स में दीनदयाल उपाध्याय है क्या? उनके कोर्स में स्टेनिस्लावस्की हैं, ब्रेख्ट हैं, इब्सन है, शेक्सपियर है। दीनदयाल पे कोई नाटक करो, अभी तुम्हारा स्पॉन्सर हो जाएगा। तो नहीं, तो वो तो प्राइवेट ग्रुप्स के साथ भी यही हो रहा है, इसके साथ साथ उसमें भी संस्थानों के साथ भी ये शुरू हो गया है। तो ये इससे संस्थानों का स्तर, वो चाहे ये पार्टी हो, उससे पहले भी, पहले जो है जिस वक्त हम डायरेक्टर थे, तो उस वक्त इस तरह के आदेश आते थे कि कांशीराम के ऊपर नाटक करो। ऐसा नहीं है कि ये पिछले 10 सालों चल रहा है, 10 सालों से चल रहा है। ये नहीं कि खाली इसी सरकार के आने से हुआ, 10 सालों से ये गिरावट आना शुरू हुई है कि इंस्टीट्यूट्स की ऑटोनॉमी, जो भी संस्थान है, उनकी स्वायत्तता पहले हुआ करती थी, वो स्वायत्तता अब खत्म की जा रही है। उसमें सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। और ये मतलब इन जो खासतौर से जो कला संस्थान तो छोड़ दीजिए, जो शिक्षा संस्थान है, ये हमारे भारतीय नाट्य अकेडमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये तो थिएटर के शिक्षा संस्थान है। संगीत नाटक अकेडमी, पहले के ज़माने में हम जिस तरह से इनकी कल्पना की गई थी, इन संस्थानों की, संगीत नाटक अकेडमी है, ललित कला अकेडमी है, संस्कृत अकेडमी है, उर्दू अकेडमी, इनकी कल्पना की गई थी कि ये सिर्फ सरकार इनको पैसा देगी, और बाकी जो उस विधा के विद्वान हैं, वो चलाएंगे उसको, और उनको पूरी स्वायत्ता होगी, अपने मन से चलाएंगे, उन पे सरकारी हस्तक्षेप। अब धीरे 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 करके सरकार को तो लगने लगा कि ये भी मेरा एक विभाग है, तो अब ये इंस्टीट्यूशंस भी नगर महापालिका बनते जा रहे हैं। आपसे बहुत चलिए, बहुत बहुत आपका समय लिया और आपने बहुत सी बातें बताई। एक छोटी सी भेंट है मैं जो आपको देना चाहता हूँ। अरे पहले एक मिनट मुझे इसको पहले मैं आपको करता हूँ। आपने हमें समय दिया,
तो मैं गुरुजन को सम्मान करूँगा। थैंक यू। इसमें पेन है और ये मेरे दामाद जी का है, उन्होंने कहा कि उनको दीजिएगा। अच्छा। पेन और वो लगा के जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से